शादी के बाद भी नहीं बदला मायका। दोपहर का समय होता है, घर में शांति फैली होती है। शकुंतला और मनीष सोफे पर बैठे चाय पी रहे होते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और पायल अपने पति नीरज के साथ अंदर आती है। दोनों के चेहरे पर अलग की चमक होती है। अरे बेटा, आज तो बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है? मम्मी आप ही देख लो। पायल हल्के कांपते हाथों से एक रिपोर्ट शकुंतला के हाथ में देती है। ये क्या है बेटा? मम्मी जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं, फिर अचानक खुशी का माहौल बन जाता है। अरे मेरी बच्ची, बधाई हो। अरे खुश रहो बेटा, अब तो घर में किलकारी गूंजेगी। वाह पायल, अब तो मैं ताई बनने वाली हूँ। अब घर में एक और छोटा बॉस आने वाला है। पूरा परिवार पायल को घेर कर उसे गले लगाता है। घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। शाम को घर में मिठाई बांटी जा रही होती है। हर कोई खुश होता है। पायल सोफे पर बैठी होती है और शकुंतला उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही होती है। बेटा, अब अपने मायके के सारे दर्द भूल जा। ये बच्चा तेरी जिंदगी में नई रोशनी बनकर आएगा। हाँ मम्मी जी, आपने मुझे इतना प्यार दिया, अब मेरी जिंदगी सच में बदल गई है। अब हम दोनों मिलकर अपने बच्चे को सबसे अच्छी जिंदगी देंगे। पायल मुस्कुरा रही होती है, लेकिन उसकी आंखों के पीछे कहीं ना कहीं एक डर छिपा होता है। रात को सब सो चुके होते हैं। पायल अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी आसमान की ओर देख रही होती है। हल्की हवा चल रही होती है। क्या सच में सब ठीक रहेगा? वो अपने पेट पर हाथ रखती है। 3 साल बाद जब वो लोग जेल से छूटेंगे, क्या फिर से मेरी जिंदगी खराब कर देंगे? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। खुशी और डर दोनों उसके चेहरे पर साफ दिखते हैं। समय तेजी से बीत जाता है। अब 3 साल हो चुके होते हैं। सुबह का समय होता है। घर में हलचल होती है। छोटा चिंटू स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। मम्मी जल्दी करो, मुझे स्कूल जाना है। हाँ बेटा, बस अभी चल रहे हैं, ध्यान से जाना बेटा। पायल गाड़ी की चाबी उठाती है और चिंटू को लेकर निकल जाती है। सड़क पर हल्की भीड़ होती है। पायल गाड़ी चला रही होती है और चिंटू पीछे सीट पर बैठा होता है। वो उसे सीट बेल्ट पहनाती है। अच्छे से बैठो बेटा। जी मम्मी। गाड़ी एक रेड लाइट पर रुकती है। आसपास कई गाड़ियां खड़ी होती हैं। पायल खिड़की से बाहर देखती है और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके बगल में एक गाड़ी खड़ी होती है जिसमें उसके मायके वाले अश्विनी, श्यामलाल और कीर्ति बैठे होते हैं। ये लोग? उसके दिमाग में पुराने अत्याचारों की यादें घूमने लगती हैं। क्या 3 साल हो गए? ये लोग छूट गए? उसके हाथ कांपने लगते हैं और पीछे से हॉर्न बजने लगते हैं। मम्मी चलो ना। पायल जैसे अचानक होश में आती है। हाँ बेटा, चल रही हूँ। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटा, मैं बस कुछ सोच रही थी। पायल गाड़ी आगे बढ़ा देती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। उसकी खुशहाल जिंदगी पर एक बार फिर अतीत का साया मंडराने लगता है। घर पहुंचते ही पायल जल्दी जल्दी गाड़ी पार्क करती है। उसके हाथ अब भी कांप रहे होते हैं। वो बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पायल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती है और खुद को आईने में देखती है। उसके माथे पर पसीना होता है। सांसें तेज चल रही होती हैं। ये सब क्या हो गया? वो अपने चेहरे को हाथों से पकड़ लेती है। वो लोग फिर से मेरी जिंदगी में आ गए। अब वो लोग मुझे बर्बाद कर देंगे और मेरा बच्चा, वो मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊंगी? मैं अपने बच्चों को उन जानवरों से कैसे प्रोटेक्ट करूंगी? पायल वहीं जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। शाम को घर में हल्की रोशनी होती है। सब लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन पायल चुपचाप एक कोने में बैठी होती है। चेहरे पर उदासी साफ दिख रही होती है। पायल, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने उदास क्यों लग रही हो? कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। अभिमन्यु उसे देखता रहता है, लेकिन पायल कुछ भी बताने से बचती है। अगली सुबह पायल रसोई में काम कर रही होती है। मनीष अखबार पढ़ रहे होते हैं और शकुंतला पीछे गार्डन में पौधों को पानी दे रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। पायल हाथ पोंछते हुए गेट की तरफ जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने उसकी माँ अश्विनी, पिता श्यामलाल और बहन कीर्ति खड़े होते हैं। क्या आप लोग यहाँ? उसका चेहरे से पसीना छूटने लगता है। वो कुछ बोल नहीं पाती, जैसे जम गई हो। बेटा, कौन है गेट पर? खोला नहीं क्या? पायल के मुंह से आवाज नहीं निकलती। तभी श्यामलाल गुस्से में हाथ उठाते हैं, जैसे उसे थप्पड़ मारने वाले हो। तभी पीछे से मनीष आ जाते हैं और पायल के कंधे पर हाथ रख देते हैं। पायल थोड़ा पीछे हट जाती है। अरे हम तेरे परिवार वाले हैं, तू क्या हमें भूल गई? पहचान ही नहीं पा रही है? तभी शकुंतला और अभिमन्यु भी वहां आ जाते हैं। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने मना किया था ना, पायल का कोई मायका नहीं है। इसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है। बेटा, अब अपनी बेटी से मिलने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? बस इतना ढोंग करने की जरूरत नहीं है। हमें भी पता है तुम लोग कितना प्यार करते हो अपनी बेटी से। हमने जो पहले किया वो गलत था।
लेकिन अब हम बदल चुके हैं। हम आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें अपनी बेटी से मिलने दिया करो। माहौल भारी हो जाता है। तभी अंदर से चिंटू भागते हुए आता है। मम्मी मम्मी, ये लोग कौन है? आप रो क्यों रही हो? बेटा, ये तेरे नाना नानी हैं। लेकिन चिंटू मासूमियत में उनकी तरफ भाग जाता है। मेरे नाना नानी? मैं तो आपसे कभी मिला ही नहीं। अश्विनी तुरंत उसे गले से लगा लेती है। अरे मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा बच्चा, क्या तूने हमें इतना भी जरूरी नहीं समझा कि तूने अपने बच्चे को हमारे बारे में नहीं बताया? बस रहने दीजिए, ऐसा मत दिखाइए कि आप लोग कितना प्यार करते हैं। ये सब ढोंग है, हमें सब पता है। दीदी, अब हम पहले जैसे नहीं रहे, हम सच में बदल गए हैं। हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमसे मिलने आओ, हमसे बातें करो। अब हम आपके साथ कोई अत्याचार नहीं करेंगे। हमें अपनी गलतियों की सजा मिल चुकी है। पायल चुप खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर डर, गुस्सा और दुविधा सब कुछ साफ दिख रहा होता है। कुछ देर बाद माहौल थोड़ा शांत होता है। सब लोग औपचारिकता में चाय पीते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर सच्ची खुशी नहीं होती। पायल पूरी समय चुप रहती है। उसकी नजरें बस अपने बच्चे पर टिकी होती हैं। थोड़ी देर बाद अश्विनी, श्यामलाल और कीर्ति उठते हैं। हम चलते हैं, लेकिन उम्मीद है तुम हमें एक मौका दोगी। गेट पर खड़ी पायल अभी भी डर के साए में होती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। सामने उसके माता पिता खड़े होते हैं। अचानक अश्विनी गुस्से में हाथ उठाती है, जैसे उसे थप्पड़ मारने वाली हो। मम्मी! लेकिन अगले ही पल वही हाथ उसके गाल पर पड़ने की बजाय उसके सिर पर आ जाता है। बेटा, अब हम वैसे नहीं रहे, हम बदल गए हैं। तू हम पर विश्वास कर। पायल धीरे धीरे आंखें खोलती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। नहीं, ये लोग बिल्कुल नहीं बदले। अभी भी ये मुझे मारने के लिए हाथ उठा रही थी। पायल तुरंत अपने बेटे चिंटू को पीछे कर लेती है। चिंटू, तू यहीं खड़ा रहे। दीदी, ऐसा मत करो, मैं इसकी मौसी हूँ। क्या आप अपनी मौसी से भी नहीं मिलने दोगी? बस अब आप लोगों को यहां से जाना चाहिए। माहौल भारी हो जाता है। पायल के माता पिता और बहन मजबूरी में वहां से जाने लगते हैं। गेट बंद होते ही उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। गाड़ी में बैठते ही तीनों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। अरे इसको तो हम सबक सिखाएंगे। ये जो जेल का बदला है, इसे पूरा करके ही रहेंगे। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी इतनी बेइज्जती करवाने की? पूरी सोसाइटी में थू थू करवा दी। दीदी को तो लगता है सब भूल गई। अब इसे याद दिलाना पड़ेगा। जैसे ही उनकी गाड़ी मोहल्ले में पहुंचती है, बाहर खड़ी औरतें उन्हें देख लेती हैं। सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। कैसे लोग हो तुम? अपनी ही बेटी को इतना मारते हो। 3 साल जेल काट कर आए हो, शर्म नहीं आती क्या? पता नहीं माँ बाप हो या उसके दुश्मन। अश्विनी, श्यामलाल और कीर्ति के चेहरे शर्म से झुक जाते हैं। वो बिना कुछ बोले अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। इस मोहल्ले में हमारा रहना मुश्किल हो गया है। हाँ, अब इस पायल को जल्द से जल्द घर बुलाना पड़ेगा, ताकि सबको दिखा सके कि हम बदल गए हैं, और फिर उसे सबक भी सिखा देंगे। तीनों के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। अगले 3-4 दिन तक पायल के माता पिता और बहन उसे रोज फोन करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं। बेटा, खाना खाया या नहीं? अपना ध्यान रखना बेटा। दीदी, हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। धीरे धीरे पायल का दिल पिघलने लगता है। शायद अब ये लोग बदल गए हैं। शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जेल में रहकर इन्होंने जरूर कुछ सीखा होगा। एक दिन फोन पर अश्विनी प्यार से बात करती है। बेटा, कुछ दिन के लिए यहाँ आ जा, हमें अपने नाती से मिलने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है मम्मी, मैं आ जाऊंगी। पायल ये बात अपने ससुराल में बताती है। सब लोग चिंतित हो जाते हैं। मम्मी जी, मम्मी मुझे कुछ दिन के लिए बुला रही हैं। नहीं बेटा, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। वो लोग अकेले में कुछ भी कर सकते हैं तेरे साथ। हाँ बेटा, हमें उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पायल थोड़ा नाराज हो जाती है। वो मेरा परिवार है, मैं उन्हें दूसरा मौका दे रही हूँ। मैंने उन्हें सजा दिलवाई थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे मिल भी नहीं सकूं। पायल देख लो, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। बेटा, उनके कर्मों के हिसाब से तुझे उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। नहीं, उन्हें अपने नाती से मिलना है। अपने नाती के लिए तो कोई भी बदल जाता है। सब एक दूसरे को देखते हैं। हाँ, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। पायल के चेहरे पर हल्की खुशी आ जाती है, लेकिन बाकी सबके दिल में डर बैठ जाता है। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि पायल एक ऐसे जाल में कदम रखने जा रही है जहां से निकलना आसान नहीं होगा। दोपहर को पायल अपने मायके पहुंच चुकी होती है। बाहर गली में चिंटू बाकी बच्चों के साथ खेल रहा होता है। अंदर घर में पायल अपने माता पिता और बहन के साथ बैठी होती है। शुरुआत में तीनों के चेहरे पर मीठी मुस्कान होती है। देखो पायल, अब हमारा घर कितना बदल गया है। हाँ दीदी, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। पायल थोड़ा सहज होने लगती है, लेकिन तभी अचानक तीनों के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और उनकी आंखों में खतरनाक गुस्सा दिखने लगता है। मम्मी?
श्यामलाल अचानक उसका हाथ जोर से पकड़ लेते हैं। बहुत उड़ने लगी थी ना तू। वो उसे घसीटते हुए ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं। पायल चीखती रहती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। कमरे में अश्विनी, श्यामलाल और कीर्ति खड़े होते हैं। एक के हाथ में डंडी, एक के हाथ में बेलन और एक के हाथ में बेल्ट होती है। मुझे लगा आप लोग बदल गए होंगे, लेकिन आप लोग तो अभी भी वैसे ही हैं। मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा भी है मेरे साथ, मुझे जाने दो। तूने हमें जेल पहुंचाया, तुझे लगता है हम इतनी जल्दी बदल जाएंगे? अब देख तुझसे जेल का बदला कैसे चुकवाते हैं। तुझे तो आज पूरा सबक सिखा कर ही मानेंगे। तीनों मिलकर उसकी बेरहमी सी पिटाई करते हैं। पायल चीखती है, रोती है, लेकिन कोई रहम नहीं करता। शाम को चिंटू खेलकर घर वापस आता है। जैसे ही वो अंदर आता है, पायल की हालत देखकर घबरा जाता है। मम्मी! पायल के हाथ, पैर और चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। वो दर्द से करहा रही होती है। मम्मी आपको क्या हो गया? इतनी चोट कैसे लग गई? बेटा मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। चिंटू अपनी छोटी छोटी उंगलियों से पायल के आंसू पोंछता है। मेरी प्यारी मम्मी, आपको रोने की जरूरत नहीं है। देखो मम्मी, मैंने आपकी सारी चोट ठीक कर दी। पायल का दिल टूट जाता है। दर्द से ज्यादा उसे अपने बच्चे की मासूमियत चुभती है। मैं अपने मासूम बच्चे को क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि उसके नाना नानी ही उसकी माँ पर अत्याचार कर रहे हैं। मैं ही गलत कर बैठी, मैंने उन पर विश्वास कर लिया। दिन बीतते जाते हैं और अत्याचार बढ़ते जाते हैं। जब भी चिंटू खेलने बाहर जाता है, तब पायल पर जुल्म शुरू हो जाते हैं। कभी उसे तेज धूप में छत पर खड़ा कर दिया जाता है, कभी उसके हाथ उबलते पानी में डाले जाते हैं, जिससे उसके हाथों पर छाले पड़ जाते हैं। मम्मी मत करो। अब सह जैसे हमने सहा था जेल में। पायल हर दिन दर्द से गुजरती है, लेकिन अपने बच्चे के सामने सब छुपा लेती है। दूसरी तरफ एक अनाथालय में मुकुल 18 साल का अपने कपड़े खुद धो रहा होता है। आसपास और भी बच्चे होते हैं जो काम और पढ़ाई दोनों करते हैं। वहां की वार्डन प्रियंका खड़ी होती है। दीदी, मेरे घर वाले कहाँ हैं? मेरी बहन, मम्मी, पापा सब कहाँ हैं? मैं तुझे मिलवा दूंगी। तू हर दिन यही क्यों पूछता है? क्या तेरा मन यहाँ नहीं रखता? हम तेरा परिवार नहीं है क्या? आप मेरी दीदी हो, लेकिन मुझे अपनी असली परिवार से भी मिलना है। तभी एक बच्चा खुशी खुशी दौड़ता हुआ आता है। मुकुल, मैं जा रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आ गए। मुकुल उसे जाते हुए देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तू भी देख लेना, तेरे घर वाले भी तुझे लेने आएंगे। मुकुल अपने हाथ में एक आधी फटी हुई फोटो निकालता है, जिसमें उसकी बहन पायल की तस्वीर होती है। मेरे घर वाले कब आएंगे? क्या मैं हमेशा के लिए अनाथ हो गया हूँ? मैं तेरी दीदी हूं ना, उनसे मिलकर तू क्या करेगा? उन्होंने तो तुझे मरा हुआ समझ लिया है। दीदी, मुझे बस एक बार उनसे पूछना है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ पायल भी अपने कमरे में बैठी होती है। उसके हाथ में भी उसी फोटो का दूसरा आधा हिस्सा होता है। काश उस दिन मैं तुझे बचा पाती, तो आज हम दोनों भाई बहन साथ होते, और ये सब कभी नहीं होता। दोनों भाई बहन अलग अलग जगहों पर एक ही तस्वीर के 2 टुकड़े पकड़े एक दूसरे के लिए रो रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद पायल अपने ससुराल वापस लौट आती है। उसके चेहरे पर थकान और दर्द साफ झलक रहा होता है। हाथों और पैरों में हल्के हल्के निशान होते हैं, जिन्हें वो दुपट्टे से छुपाने की कोशिश करती है। बेटा, उन्होंने तुझे परेशान तो नहीं किया ना? सच सच बता पायल। पायल कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन अचानक उसके दिमाग में मायके वालों की धमकी गूंजने लगती है। अगर तूने किसी को कुछ बताया तो देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पायल डर जाती है और अपनी नजरें झुका लेती है। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं था। अब वो लोग बदल चुके हैं। शकुंतला और मनीष एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन पायल बिना कुछ और बोले अपने कमरे में चली जाती है। कमरे का दरवाजा बंद होते ही पायल जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे मायके वाले शादी के बाद भी नहीं सुधरे। भाई के चक्कर में उन्होंने मुझे हमेशा इतना मारा कि अब सहन नहीं होता। वो अपने हाथों के निशान देखती है और सिसकने लगती है। शाम को अभिमन्यु ऑफिस से घर आता है। वो पायल के पास जाता है और उसके हाथ पर चोट देखता है। ये क्या है पायल? फिर से उन्होंने तुम्हें परेशान किया है ना? आपको हर वक्त यही क्यों लगता है कि मेरे मायके वाले मुझे परेशान करेंगे? क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, हाथ रेलिंग पर लग गया, इसीलिए ये निशान है। अभिमन्यु चुप हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर शक साफ नजर आता है। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो पायल, और मुझे पता है वो लोग अभी नहीं बदले हैं। कुछ दिनों बाद पायल के मायके से फिर फोन आता है। बेटा फिर से आजा, हमें तुझे और चिंटू से मिलना है। पायल फिर से उनके जाल में फंस जाती है और मायके चली जाती है। मायके पहुंचते ही फिर से वही अत्याचार शुरू हो जाते हैं। कभी उसके हाथों पर गर्म चिमटा लगाया जाता है। मम्मी मत करो। कभी जब वो बाथरूम में होती है, ऊपर से टंकी में उबलता पानी डाल दिया जाता है। बचाओ, मैं जल गई। पायल पूरी तरह जल जाती है, दर्द से तड़पती रहती है।
अब बहुत हो चुका है। मैं अपने ससुराल वालों को सब बता दूंगी, जैसे उन्होंने पहले मेरा साथ दिया था अब भी देंगे। तू बताकर तो देख, इस बार देख हम तेरा क्या हाल करेंगे। इस बार तू नहीं, तेरा बेटा भुगतेगा। नहीं, मेरे बेटे के साथ कुछ मत करना, मेरी जान बसती है उसमें। अच्छा, तेरी जान बसती है उसमें? और जो तूने हमारा भाई छीना उसका क्या? अश्विनी गुस्से में पायल के बाल पकड़ लेती है। तेरे बेटे को भी ऐसे ही छीन लूंगी जैसे तूने मेरा बेटा छीना। मम्मी छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। तूने कैसे सोच लिया कि हम तुझे इतनी आसानी से छोड़ देंगे? अरे तेरा असली सबक तो अब शुरू हुआ है। दूसरी तरफ अनाथालय में मुकुल अपनी बहन की फोटो को पकड़कर रो रहा होता है। दीदी, मैं आपसे कैसे मिलूं? मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आज मैं आपसे मिलकर ही रहूंगा। अनाथालय के मेन गेट पर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। मुकुल चालाकी से उन्हें बहकाता है। अरे उधर देखो, कोई लड़का भाग रहा है। जैसे गार्ड ध्यान हटाते हैं, मुकुल दीवार कूदकर भाग जाता है। प्रियंका वार्डन उसे देख लेती है और उसके पीछे दौड़ती है। मुकुल रुक जा, तू ऐसे नहीं जा सकता। आज मैं अपने परिवार से मिलकर रहूंगा। आज आप मुझे नहीं रोक सकती। मुकुल बिना रुके दौड़ता चला जाता है। दोपहर ढल चुकी होती है। एक सुनसान गली में मुकुल भागते भागते थककर रुकता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। वो घुटनों के सहारे झुककर खड़ा होकर लंबी लंबी सांसें लेता है। मुझे दीदी को ढूंढना ही होगा। वो अपनी आंखें बंद करता है और पुरानी यादों में खो जाता है। उसे याद आता है कि आखिरी बार वो अपनी बहन पायल के साथ नदी किनारे बैठा था। दोनों हंसकर बातें कर रहे थे। हाँ नदी, मुझे नदी के पास ही जाना चाहिए। वहां लोग जरूर जानते होंगे। मुकुल फिर से दौड़ पड़ता है। कुछ देर बाद मुकुल नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहां कुछ लोग खड़े होते हैं। वो जेब से अपनी बहन की आधी फोटो निकालता है। भैया, आपने इस लड़की को देखा है क्या? वो एक एक करके हर इंसान से पूछता है, लेकिन हर कोई मना कर देता है। अरे नहीं बेटा, हमने नहीं देखा। अरे नहीं, हम नहीं पहचानते। मुकुल की उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ पायल के मायके में पायल के हाथ पर बांध दिए गए होते हैं। उसके मुंह पर टेप लगी होती है। वो तड़प रही होती है। आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं। आज इसका किस्सा खत्म करके ही रहेंगे, अब बहुत हो गया। अरे सही कह रही हो, हमारे घर का इकलौता चिराग इसने हमसे छीन लिया। अब इसे भी वही सजा मिलेगी। इसे उसी जगह मारेंगे जहां इसने हमारे भाई को खोया था, तब समझेगी दर्द। तीनों मिलकर पायल को उठाते हैं और गाड़ी की डिक्की में डाल देते हैं। दूसरी तरफ चिंटू को प्यार से बहलाकर गाड़ी में बिठा लेते हैं। आओ बेटा, हम तुम्हें घुमाने ले चलेंगे। गाड़ी नदी के पास आकर रुकती है। उधर मुकुल अभी भी लोगों से पूछताछ कर रहा होता है। प्लीज, किसी ने तो देखा होगा। तभी पास ही पायल के मायके वाले गाड़ी से उसे निकालते हैं। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं, मुंह पर टेप होती है। उसे घसीटते हुए नदी की सीढ़ियों तक ले जाया जाता है। आज तुझे इसी नदी में फेंक देंगे। जा यहाँ से। पायल जोर जोर से तड़पती है। उसकी आंखों से मदद की गुहार निकल रही होती है। मुकुल पास में बैठा अपनी बहन की फोटो देखकर रो रहा होता है। दीदी, आप कहाँ हो? आज मैं आपको ढूंढ कर ही रहूंगा। तभी उसकी नजर साइड में जाती है। वो देखता है कुछ लोग एक लड़की को जबरदस्ती नदी में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या? वो तुरंत खड़ा होता है और दौड़कर वहां पहुंचता है। मुकुल श्यामलाल का हाथ पकड़ लेता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की को ऐसे मारने की? यह मरना है। किसी को मारना बहुत बड़ा जुर्म होता है। अरे तू कौन है? यह हमारे परिवार का मामला है, हम जो चाहे करें, तुझे क्या है इससे? मुकुल पीछे लड़खड़ाता है, लेकिन हार नहीं मानता। नहीं, हटो, मुझे उन दीदी को बचाने दो। पता नहीं तुम लोग उसके साथ क्या कर रहे हो। वो उन्हें जोर से धक्का देता है और पायल को बचाने की कोशिश करता है। इस धक्का मुक्की में मुकुल के हाथ से उसकी बहन की फोटो छूट जाती है। वो फोटो नदी की सीढ़ियों पर गिर जाती है। हवा के हल्के झोंके से फोटो का टुकड़ा पायल के पास सरकता है। नदी किनारे हल्की हवा चल रही होती है। माहौल तनाव से भरा होता है। मुकुल पायल को धीरे धीरे संभाल कर सीढ़ियों पर बिठाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा होता है कि उसे आराम मिले। दीदी, दीदी आप ठीक तो हो ना? वो जल्दी जल्दी उसके हाथों और पैरों की रस्सी खोलने लगता है। रस्सी खुलते ही पायल दर्द से करहा उठती है। मुकुल फिर उसके मुंह से टेप हटाता है। तभी मुकुल की नजर जमीन पर पड़ी उस आधी फोटो पर जाती है और फिर पायल की नजर भी उसी फोटो पर टिक जाती है। ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? वो कांपते हुए मुकुल की तरफ देखती है। भाई, क्या सच में तू है? तभी पीछे से श्यामलाल की कड़क आवाज आती है। तू पागल हो गई है क्या? किसी भी अनजान लड़के को अपना भाई बना रही है। पापा, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। जब इसे अपने भाई को बचाना था तब तो बचाया नहीं। पायल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो एक पल भी नहीं रुकती। वो उठकर मुकुल को गले लगा लेती है। भाई, तू कैसा है? मुकुल भी हक्का बक्का खड़ा रहता है और फिर धीरे से पूछता है, क्या आप ही मेरी दीदी हो?
जो इस फोटो में है। पायल तुरंत अपनी जेब से फोटो का दूसरा आधा हिस्सा निकालती है। देख, इसका आधा हिस्सा मेरे पास। ये हमारा आखिरी फोटो है जब हम इस नदी पर आए थे। मुकुल फोटो को जोड़कर देखता है तो दोनों हिस्से एक हो जाते हैं। दोनों बहन भाई फूट फूट कर रो पड़ते हैं। तू कहाँ था इतने सालों से? तूने हमें बताया अभी नहीं। पायल उसके माथे पर प्यार से चुम्मी देती है। मेरा प्यारा भाई, तू कहाँ था इतने सालों से? दीदी, मैं तो जिंदा था। मैं आप सबको ढूंढ रहा था, लेकिन किसी ने मुझे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने तो मुझे मरा हुआ मान लिया। तभी पीछे से एक ऑटो आकर रुकता है। उसमें से प्रियंका उतरती है और दौड़कर मुकुल के पास आती है। मुकुल, मैंने तुझे मना किया था ना, अकेले मत आना। फिर क्यों आया तू यहाँ? मुकुल चुप खड़ा रहता है। उसकी आंखें अब भी अपनी बहन पर टिकी होती हैं। दूसरी तरफ गाड़ी के अंदर चिंटू बैठा होता है। वो बहुत डर गया होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो धीरे से अपनी मम्मी का फोन उठाता है और अपने पापा को कॉल करता है। पापा मैं गाड़ी में बैठा हूँ। नाना नानी मम्मी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज जल्दी आकर मम्मी को बचा लो। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। नदी किनारे एक तरफ भाई बहन सालों बाद मिले हैं। आंसू, प्यार और दर्द सब एक साथ बह रहे हैं और दूसरी तरफ खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पायल के मायके वाले अभी वहीं खड़े हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग जल रही है। पायल अभी भी दर्द में बैठी होती है। मुकुल उसके पास खड़ा उसे संभाल रहा होता है। तभी दूर से गाड़ी तेजी से आकर रुकती है। गाड़ी से अभिमन्यु और शकुंतला, मनीष जल्दी जल्दी उतरते हैं। अभिमन्यु की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। पायल! वो दौड़कर पायल के पास जाता है। उसकी हालत देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। अगले ही पल अभिमन्यु गुस्से में श्यामलाल का कॉलर पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को मारने की? तुम्हें अभी बताता हूँ, 3 साल की जेल काट कर भी तुम्हें चैन नहीं पड़ा ना। अरे छोड़ो मुझे, यह हमारा पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामला? किसी को मारना पारिवारिक मामला होता है क्या? शकुंतला भी आगे बढ़ती है। उनकी आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों होते हैं। मैंने सोचा था तुम लोग बदल गए हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिर सकते हो। कैसे जाहिल लोग हो तुम, अपनी ही बेटी को मारने पर तुले हुए हो। अश्विनी और कीर्ति चुप खड़ी होती है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी मुकुल आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में मजबूती होती है। जीजू, मैं दीदी का भाई हूं। सबकी नजरें अचानक मुकुल पर टिक जाती हैं। और मेरी वजह से ही ये लोग दीदी को मारने पर तुले हुए हैं। वो धीरे धीरे सबके सामने सच बताता है। मैं इस घर का इकलौता बेटा था, लेकिन इन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। बस सारा इल्जाम मेरी बहन पर डाल दिया। पायल रोते हुए मुकुल का हाथ पकड़ लेती है। नहीं भाई, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अभिमन्यु और शकुंतला यह सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें अब पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। मतलब तुम लोगों ने अपने ही बेटे को मरा हुआ मान लिया और अपनी बेटी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराकर उसे मारते रहे। ऐसा कुछ नहीं है, सारी गलती इसकी है। हम गुस्से में थे। गुस्सा इंसान को अंधा कर सकता है, लेकिन इतना नहीं कि वो अपने ही बच्चों का दुश्मन बन जाए। धूप से भरी एक दोपहर, घर के आंगन में छोटे छोटे कदमों की आवाज गूंज रही होती है। 10 साल का मुकुल अपनी बहन पायल के पीछे पीछे घूम रहा होता है। दीदी मेरी क्लास के सारे बच्चे स्विमिंग करते हैं, मुझे भी सीखनी है। पापा मम्मी तो मुझे जाने ही नहीं देते। अच्छा चल ठीक है, जो हमारे पास वाली नदी है ना, मैं तुझे वहीं स्विमिंग सिखा दूंगी, मुझे आती है। सच दीदी, आप मुझे सिखाओगी? हाँ, लेकिन किसी को बताना मत, वरना दोनों को डांट पड़ेगी। शाम को दोनों भाई बहन चुपचाप घर से निकल रहे होते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मम्मी हम ट्यूशन जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। शकुंतला बिना शक किए उन्हें जाने देती है और दोनों नदी की ओर निकल जाते हैं। नदी किनारे ठंडी हवा चल रही होती है। पायल मुकुल का हाथ पकड़कर उसे पानी में उतारती है। डरना मत, मैं हूं ना, ऐसे हाथ चलाओ। दीदी मैं सीख रहा हूँ। दोनों हंस रहे होते हैं, खुश होते हैं, लेकिन अचानक तेज हवा चलती है। नदी का बहाव अचानक बढ़ जाता है। मुकुल का हाथ पायल के हाथ से फिसल जाता है। दीदी! एक तेज लहर आती है और मुकुल पानी में बहने लगता है। मुकुल रुक जा! पायल उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज होता है। वो उसे बचा नहीं पाती। मुकुल उसकी आंखों के सामने दूर बहता चला जाता है। शाम को पायल रोती हुई घर लौटती है। मुकुल कहाँ है? वो तेरे साथ ही गया था। मम्मी हम ट्यूशन नहीं गए थे, मुकुल को स्विमिंग करनी थी। मैं उसे नदी पर ले गई थी और उसका हाथ छूट गया, वो बह गया। ये सुनते ही शकुंतला का गुस्सा फूट पड़ता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? वो पायल को बार बार थप्पड़ मारती है। मेरा बेटा घर का चिराग था, तूने उसे पानी में बहा दिया। हमने मना किया था ना उसे कहीं ले जाने से, तेरी हिम्मत कैसे हुई? पूरा परिवार पायल को दोष देता है, उसे मारता है। पायल जमीन पर गिर गिर कर रोती रहती है। मेरा भाई मेरी वजह से, काश मैं उसे मना कर देती, काश हम वहां गए ही नहीं होते। श्यामलाल पुलिस को फोन करता है। सर हमारा बेटा नदी में बह गया, उसकी बॉडी भी नहीं मिली।
पुलिस नदी से एक छोटे बच्चे की लाश निकालती है। चेहरा बुरी तरह खराब होता है। क्या यही आपका बेटा है? हाँ, यही है। बिना पूरी पहचान किए वो उसे अपना बेटा मान लेते हैं। दूसरी तरफ मुकुल बहते बहते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाता है। वो नदी किनारे बेहोश पड़ा होता है। तब भी वहां से प्रियंका गुजरती है। उसकी नजर मुकुल पर पड़ती है। अरे ये बच्चा! वो तुरंत उसे पानी से बाहर निकालती है। उसके पेट पर दबाव डालती है। मुकुल के मुंह से पानी निकलता है। वो हल्की सांस लेने लगता है। 2 से 3 दिन तक प्रियंका उसका इलाज करती है, उसे खाना देती है। बेटा तुम कहाँ से आए हो? मैं सामने वाले गांव से, मेरी दीदी मुझे स्विमिंग सिखा रही थी और मैं बह गया। मुझे वापस घर ले चलो। प्रियंका उसे लेकर वापस गांव जाती है। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि मुकुल का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। अब हमारा बेटा नहीं रहा। पूरा परिवार रो रहा होता है और उससे ज्यादा पायल। भाई मुझे माफ कर दो। प्रियंका ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है। कैसे माँ बाप हैं ये, अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश तक नहीं कर रहे, बस उसे मरा हुआ मान लिया। वो मुकुल का हाथ पकड़ती है। अब तू मेरे साथ चलेगा। जब इन्हें तेरी कोई अहमियत नहीं है तो मैं तुझे अपना बेटा बनाऊंगी। प्रियंका मुकुल को अपने अनाथालय ले जाती है और उसे पढ़ाती है, संभालती है और उसे बड़ा करती है। और इधर पायल अपने ही पछतावे में जलती रहती है। नदी किनारे खामोशी छा जाती है। सच सामने आ चुका होता है। पायल के माता पिता और कीर्ति के चेहरे पर डर, शर्म और पछतावा साफ दिखाई दे रहा होता है। हमने अपने पायल को क्या क्या नहीं कहा। इसने कभी जवाब तक नहीं दिया। जेल से आने के बाद भी हमने इसे कितना सताया, फिर भी इसने हम पर भरोसा किया। बेटा हमने तुझे बहुत याद किया। अश्विनी मुकुल को गले लगाने बढ़ती है, लेकिन मुकुल एक झटके से खुद को पीछे कर लेता है। कैसे माँ बाप हो आप लोग? अगर आपने मेरी बहन का ख्याल नहीं रखा तो मैं भी आपका बेटा नहीं हूं आज से। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम तुझे बहुत प्यार करते हैं। प्यार? अरे आप लोगों ने तो मुझे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। इतनी जल्दी तो कोई अपने दुश्मनों का अंतिम संस्कार नहीं करता जितनी जल्दी आपने अपने बेटे का कर दिया। सब चुप हो जाते हैं। किसी के पास जवाब नहीं होता। अगर मेरी बहन की गलती भी थी तो आपको सच जानने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो पहले ही मान लिया कि मैं मर चुका हूं। श्यामलाल फिर से उसे गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मुकुल उन्हें फिर झटक देता है। माता पिता दोनों अपने ही चांटे मारने लगते हैं। बेटा हमने कोशिश की थी। नदी में सिर्फ एक ही लाश मिली थी। हमें वो लगा कि तू ही था। सब अब ये झूठा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को हमारे माँ बाप कहलाने का कोई हक नहीं है। जीजू ने बिल्कुल सही किया था जो आपको जेल भिजवाया। आपको तो कभी वहां से निकलना ही नहीं चाहिए था। मुकुल गुस्से में कीर्ति की तरफ देखता है। और तू बहन थी ना, सहारा बनने की बजाय तू उस पर अत्याचार करती रही। कम से कम तुझे तो शर्म आनी चाहिए थी। कीर्ति सिर झुका लेती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मुकुल अपना फोन निकालता है। सर, यहाँ कुछ लोग मेरी बहन को परेशान कर रहे हैं, उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, आप जल्दी आ जाइए। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। सर, आपने इन्हें छोड़ा ही क्यों? इन लोगों को वापस ले जाइए। अरे हमें लगा था तुम लोग सुधर गए हो, लेकिन लगता है अभी भी नहीं सुधरे। पुलिस तीनों के हाथों में हथकड़ी डाल देती है। इस बार कीर्ति भी उनके साथ होती है। तीनों के चेहरे पर पछतावा तो होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। पायल रोते हुए मुकुल के गले लग जाती है। भाई मुझे माफ कर देना। सब मेरी वजह से हुआ। मैं हर दिन पछतावे में जीती रही, हर दिन तुझे याद करके रोई। वो और जोर से रो पड़ती है। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अपने माँ बाप मेरा साथ नहीं देंगे। मेरा मायका शादी के बाद भी नहीं बदला। मुकुल उसे कसकर गले लगाता है। अब तेरा भाई आ गया है। अब से तेरा मायका मैं हूँ। तेरे इस मायके में सिर्फ प्यार होगा, खुशी होगी, अपनापन होगा। ये लोग अब कभी तेरी जिंदगी में नहीं आएंगे। कुछ समय बाद मुकुल अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका होता है। अच्छी कमाई कर रहा होता है। वो अपनी बहन के घर के पास ही एक फ्लैट ले लेता है। छोटा भाई होते हुए भी बड़ी जिम्मेदारियां निभाता है। पायल अब अपने भाई के साथ सुरक्षित और खुश रहती है। और दूसरी तरफ उनके माता पिता और कीर्ति इस बार जेल में होते हैं, जहां से निकलने का रास्ता अब आसान नहीं होता। अगर आपके मायके में भी आपके साथ गलत हो रहा है तो आप क्या करेंगे? क्या आप उन्हें अपना समझकर चुप रहेंगे या फिर गलत के खिलाफ खड़े होकर उन्हें सबक सिखाएंगे? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।